नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स पर। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में। आखिर क्यों उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया, क्या है इसके पीछे छुपी कहानी। दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ राजनीति से जुड़ी हुई है बल्कि इसमें है कुछ गहरे राज। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं पूरी कहानी। ये जो लोग आपको टहलते हुए, आराम करते हुए और सामान चोरी करते हुए दिख रहे हैं, ये कोई चोर लुटेरे नहीं बल्कि ये बांग्लादेश के आम लोग हैं। लेकिन जिस घर से ये सामान चुरा रहे हैं वो बिल्कुल भी आम घर नहीं है, बल्कि 5 अगस्त से पहले ये बांग्लादेश का सबसे हाई सिक्योरिटी वाला घर था। और वैसे सिक्योरिटी तो यहाँ अभी भी कम नहीं है, क्योंकि इस घर के बाहर आर्मी खड़ी है, वो भी टैंक लेकर। लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से लूटपाट मचा रहे हैं। ये घर है बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना का। लेकिन अब वो इस घर को तो छोड़ो, इस देश में भी नहीं है, और इसीलिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर बात ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में कुछ वैसे ही हालात हैं जैसे कि आजादी के लड़ाई के वक्त थे। अब जिनको पता है वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ आरक्षण की वजह से हो रहा है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरक्षण की आग में पूरा देश जल सकता है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की पीएम को ही देश छोड़कर जाना पड़ गया? और इतने बुरे हालात आखिर कैसे हो गए? और सबसे जरूरी, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए सब कुछ समझाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी के हालात की बात करें। बांग्लादेश में पिछले 3 हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जैसे वहां पर 1971 के बाद एक बार फिर से आजादी की जंग छिड़ गई हो। स्टूडेंट से लेकर विपक्षी नेता तक हर कोई सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। ये सब शुरू होता है रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन फिर देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार के खिलाफ हो गया। और अब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना आर्मी हेलीकॉप्टर से अपना चलता हुआ देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। और यहां से उनका प्लान दिल्ली होते हुए लंदन रवाना होने का था, लेकिन यूके ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देने से मना कर दिया। इधर स्टूडेंट और जनता सड़क पर उतर आई है और वो इसे अपनी जीत के जश्न के तौर पर मना रहे हैं। ढाका के तमाम मेन रास्तों, शाहबाद, जकराबाड़ी, धान मंडी और ग्रीन रोड, हर तरफ जश्न सुनाई दे रहा है। लोगों के हाथों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा है। जगह जगह दीवारों और सड़कों पर ग्राफिटी बनाई जा रही है। स्टूडेंट के हाथ में पोस्टर और बैनर हैं। सड़कों पर लोग शेम ऑन शेख हसीना, शहीद का खून जाया नहीं जाएगा, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऑटोक्रेट हसीना हैशगॉन्ग लोगों के लिए ये दूसरी आजादी का लम्हा है। हसीना के तानाशाही का खात्मा हुआ। ढाका से आने वाली तस्वीरों ने बांग्लादेश के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। और आज वो दिन है साहब, जब लोगों को लग रहा है कि उन्होंने फिर से खुद को आजाद कर लिया है। कितने लोग समझते हैं कि शेख हसीना एक तानाशाह थी? कमेंट करके बताएं। ये सारा बखेड़ा खड़ा कैसे हुआ? अब अभी के हालात तो आप समझ गए, लेकिन जितनी बड़ी ये आग है उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये 3 हफ्तों में लगी है। इसीलिए पहले आपको वो मुद्दा समझाता हूँ जहां से ये सब शुरू हुआ था। बांग्लादेश के इन हालातों का सेंटर है वहां का रिजर्वेशन सिस्टम। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में 56% सीटें रिजर्व हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 की जंग में शामिल लोगों के घर वालों के लिए रिजर्व है। असल में 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां पर सरकार वेस्ट पाकिस्तान से चलती थी, यानी जो आज का पाकिस्तान है। वहां से इसके बाद 1950 के दशक में ईस्ट पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। असल में पाकिस्तान सरकार उर्दू थोपना चाहती थी और यहाँ पर बंगला बोली जाती थी।
इससे यहाँ के लोग नाराज थे और इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अब सरकार ने विरोधियों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, मगर प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? कमेंट करके बताएं। फिर 1970 का साल आता है। पूरे पाकिस्तान में चुनाव हुआ। इसमें अवामी लीग को जीत मिली, मगर उनको सरकार की कमान नहीं दी गई, जिसके चलते ईस्टर्न पाकिस्तान में हिंसा भड़की। इसके बाद पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसमें पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान में नरसंहार किया गया। वहीं अवामी लोग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये शेख मुजीबुर रहमान कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना के पिता ही थे। खैर, जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया तो इसके बाद उनके साथियों ने मोर्चा संभाला। गोरिल्ला फौज मुक्ति वाहिनी की लीडरशिप में ये लड़ाई आगे चली। अब इधर भारत ने भी उनकी मदद की, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब सेना भी भेजी गई और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। अब इस तरह ईस्टर्न पाकिस्तान को आजादी तो मिली और इस नए मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। अब आपको बांग्लादेश का वो रिजर्वेशन सिस्टम भी समझा देता हूँ, जिसके चलते ये पूरा बवाल मचा है। इस सिस्टम में वॉर वेट रेंज के बाद महिलाओं और अंडर डेवलप्ड इलाकों से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व्ड हैं। तीसरे नंबर पर मूल निवासी आते हैं, उनके लिए 5% सीटें रिजर्व हैं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए भी रिजर्व हैं। इस तरह टोटल आंकड़ा हुआ 56%, यानी सरकारी नौकरियों की 100 में से 56 सीटें पहले से ही रिजर्व्ड हैं। जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर compete कर सकते हैं। अब बांग्लादेश में सरकारी नौकरी की चाह बढ़ रही है, क्योंकि वजह वही है जो इंडिया में है, और इसीलिए आपको और हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। जी हाँ, वो भी सरकारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और ज्यादा वैल्यूएबल होती है। ऊपर से जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी ही आखिरी ऑप्शन बनकर उभरा है। लेकिन कोटे की वजह से इसमें कंपटीशन बहुत है, और यही कोटा सिस्टम विरोध की एक बड़ी वजह भी है। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले रिजर्वेशन का था। अब तक ढाका के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें विपक्षी पार्टी के स्टूडेंट्स, विंग और गैर राजनीतिक बच्चों के ग्रुप भी शामिल थे। लेकिन फिर 1 जुलाई को सभी बच्चों ने एक बैनर तले प्रोटेस्ट करने का फैसला किया, और उस दिन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का नया संगठन वजूद में आता है। इसके बाद जुलाई में पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तेज हुए, और 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आती है। बांग्लादेश की डेली स्टार अखबार के मुताबिक इस दिन स्टूडेंट्स लीग के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर हमला किया। अब ये छात्र लीग क्या है? ये शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को स्टूडेंट लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसे। यहाँ मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में मौजूद हॉस्पिटल में एडमिट घायल बच्चों पर भी हमला किया। 16 जुलाई तक यह प्रोटेस्ट ढाका के बाहर पहुंच चुका था। बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? अपना जवाब हमें कमेंट कर दें। और इन लोगों ने 18 जुलाई को देश भर में तालाबंदी का ऐलान कर दिया। इसके बाद सरकार वर्सेस प्रोटेस्ट हो गया। इसके बाद जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। पर सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत चले गए। फिर 5 जून 2024 की तारीख आई। कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया और पहले वाले कोटा सिस्टम को फिर लागू करने के लिए कहा। अब जिसके खिलाफ स्टूडेंट ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया तो जाहिर सी बात है कि वो इस फैसले से खुश नहीं थे, और बहुत सारे बच्चों ने इसका विरोध भी किया। 15 जुलाई को हिंसा फिर से भड़क गई।
इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी यानी DU से हुई थी। यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेजेस इस आग की जद में आए। फिर तो ये शुरू हो गई साहब। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त है और उसकी लीडर देश छोड़ चुकी है। बांग्लादेश से क्यों भागें? क्यों अब अगर मैं आपसे कहूं कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी जान को खतरा है। जी हाँ, दरअसल एक बार वो अपने पूरे परिवार को खो चुकी हैं। अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा? दोस्तों, अब चर्चा इस बात की है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। क्या सेना के हाथों में सत्ता आ जाएगी? अब जैसे बांग्लादेश में हाल है, इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। अभी के लिए तो सेना इंटीम गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, लेकिन बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि यहाँ पर सेना भी सरकार में आ सकती है। इंडिया पर अब इसका क्या असर होगा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इस वक्त उसके पास दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे संभालना है। पहला है इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते और दूसरा है पलायन। जी हाँ, इस तमाम बवाल के बीच बांग्लादेश से हिंदुओं के पश्चिम बंगाल पलायन करने की खबरें भी आ रही हैं। बांग्लादेश से हिंदू पश्चिम बंगाल के बनगांव, बशीराहाट, कूच बिहार, कृष्णानगर, विनाप मालदा, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर पलायन कर सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी अब काफी टाइट कर दी गई है और इसके अलावा BSF चीफ दलजीत सिंह चौधरी भी पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शेख हसीना के बंगाल छोड़ने की। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला उन्होंने मजबूरी में लिया या इसके पीछे है कोई बड़ी राजनीतिक चाल? अपने विचार जरूर शेयर करें कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।